हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं तो बिहेवियर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 50 यहाँ पे मैं कहा जाए तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी मदद करेगा या वन लाइनर डिफिनीशन में भी मदद करेगा। ठीक है, मतलब जो है आप एक कॉन्सेप्ट जान पाएंगे कि किसके मतलब जो है क्या होता है साइकोलॉजी में। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग से पूछेगा कि बहुत तरीका का जो है ये आपसे यहाँ से ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, यहाँ से मैचिंग भी बन सकता है और यहाँ से जो है आपका फिलअप भी तैयार हो सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट देगा और वो कॉन्सेप्ट को तहत जो है आपको पता रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आप जो है आराम से जो है फिलअप या ट्रू फॉल्स या जो है मैचिंग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, टॉप जो है आप सभी के बीच में आज हम देखा जाए तो 50 जो है हम टॉप जो है लाए हैं, समझ गए। एक प्रकार से इसे जो है आप लोग बेस्ट टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं, शब्दावली भी कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी मदद करेगा, फिलअप में भी मदद करेगा, यानी सभी तरह के ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन में मदद करेगा। ठीक है, साथ में जो है डिफिनीशन में भी मदद करेगा, यानी इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपका जो है बिहेवियर साइंस में हम लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो है साइकोलॉजी से भी है और सोशियोलॉजी से भी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो लोग देखेंगे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो लोग नहीं देखेंगे अपना उनका मर्जी है। ठीक है, बाकी चलिए हम लाए हैं तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी इच्छा या अवसर, ये आप देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से करा रहा हूँ, समझ गए। ये आपके सिलेबस का ही है, ये आपके मैं सिलेबस के अंदर से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से करा रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, समझ गए। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, किसी इच्छा या आवश्यकता के बाधित होने से उत्पन्न संवेगात्मक इमोशनल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं। अब आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ कि कोई भी आपकी इच्छा हो या कोई भी चीज़ का ज़रूरी पड़ता हो या कोई लक्ष्य हो, उसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न आता है, कोई बाधा होता है, तो उस समय जो माइंड में जो चीज़ें उत्पन्न होता है संवेग, वो जो होता है वह क्या होता है, कुंठा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं बताया कि कोई व्यक्ति है, सामने कोई काम है, कोई आवश्यकता है या कोई लक्ष्य है और इस लक्ष्य से पहले जो है कुछ बाधा उत्पन्न हो जाता हो बीच में, तो यही जो है आपका क्या कहता है, कुंठा होता है। समझ गए, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, माइंड में जो है फ्रस्ट्रेशन होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ दूसरा देखिए, प्रत्याहार, विड्रॉल। देखिए, विड्रॉल एक प्रकार का आप लोग को पता होना चाहिए। तो विड्रॉल जो है एक प्रकार के आपका जो है यह निगेटिव जो है क्या है, निगेटिव रक्षात्मक प्रक्रिया है। तो आप लोग को जो है ये पता होना चाहिए विड्रॉल, चूँकि आप लोग को मेंटल मैकेनिज्म भी पढ़ना है, वहाँ पे जो है ये सब पढ़ना है। विड्रॉल जो है आपका एक प्रकार का क्या है, विड्रॉल एक प्रकार का निगेटिव क्या है, में डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वही है गौण रक्षा प्रक्रिया है प्रत्याहार, मतलब विड्रॉल। विड्रॉल मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना। समझ गए। चलिए एक है तीसरा, देखिएगा यहाँ पे कि मनुष्य की किसी अवस्था में वहाँ के वातावरण के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया है, क्या कहलाता है, व्यवहार। व्यवहार क्या होता है कि व्यक्ति जिस भी वातावरण में जाएगा उस वातावरण के अनुसार जो है काम करता है और वही जो है व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है। समझ गए। तो यही कहता है कि मनुष्य किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में जहाँ भी होगा वहाँ के वातावरण के प्रति वो उसी वातावरण के अनुसार जो काम करेगा, जो अनुक्रिया करेगा, वह उसका बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका कि मन में दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होना जिनकी पूर्ति एक साथ संभव न हो की अवस्था क्या कहलाता है। अब आप लोग को पता होगा, मैं बता चुका हूं कि जो मन में दो या दो से, मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के मन में जो है विचार उत्पन्न होता हो, कोई थॉट उत्पन्न होता हो और व्यक्ति उसको जो है एक समय में पूरा नहीं कर सकता हो। जाहिर सी बात है कि कोई दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न होता है, तरह तरह के लक्ष्य आएगा, लेकिन कोई एक ही ना पूरा होगा, जो ज़्यादा जरूरी होगा ज़्यादा उसको पहले पूरा लोग करता है। तो लेकिन दो तरह के मन में उत्पन्न होगा तो यही क्या होता है, अंतर्द्वंद, मतलब अंदर ही अंदर दोनों प्रकार के द्वंद्व होता है, वही अंतर्द्वंद होता है। समझ गए। द्वंद्व मतलब दो होता है और अंतर मतलब अंदर। समझ गए। पांचवा प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति के मन की वह स्थिति या तत्परता जो किसी व्यवहार को पूरा करने एवं किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित करती है, क्या कहलाती है, प्रेरणा, मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन का मतलब यहाँ से आप लोग डिफिनेशन भी जान लिए। अगर आप सभी से ऑब्जेक्ट फिलअप में पूछ देगा कि व्यक्ति की मन की वह स्थिति या वह तत्परता जहाँ व्यक्ति अपने व्यवहार को पूरा करने एवं किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित करती है, तो वह क्या होता है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन क्या है,
तो प्रेरणा एक प्रकार का जो है मन का स्थिति होता है। जब व्यक्ति में देखते होइएगा मोटिवेशन निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो मोटिवेशन जब व्यक्ति के अंदर अच्छा होता है तो व्यक्ति के जो मन का स्थिति होता है वह सुखमय और अच्छा होता है, किसी भी काम में दिल लगता है। लेकिन जब व्यक्ति में निगेटिव मोटिवेशन होता है, ऋणात्मक प्रेरणा आता है तो व्यक्ति जो है दुख होता है, व्यक्ति के अंदर जो है दुख के घड़ी रहता है, वो ज़्यादा जो है आगे सोच नहीं पाता है। तो ये एक प्रकार से मन का स्थिति ही होता है जो व्यक्ति को जो है लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, वही प्रेरणा होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छठा देखिएगा यहाँ पे कुंठा, अंतर्द्वंद एवं प्रतिबल स्ट्रेस। क्या है दोस्तों? जो कुंठा होता है, अंतर्द्वंद है एवं प्रतिबल मतलब स्ट्रेस जो है, यहाँ पे जो है व्यक्ति समायोजन एडजस्टमेंट जो है व्यक्ति का जो है नहीं बन पाता है इसमें। समझ गए? चाहे कुंठा हो, चाहे अंतर्द्वंद हो, चाहे प्रतिबल हो, इसमें एडजस्टमेंट जो है नहीं बन पाता है। समझ गए? मतलब समायोजन नहीं हो पाता है। ओके चलिए, दमन क्या है? तो दमन एक प्रकार का, आप लोग को पता है कि दमन एक प्रकार का जो है रिप्रेशन का मतलब होता है, रिप्रेशन नहीं होगा यहाँ पे, सप्रेशन होगा। सप्रेशन दमन होता है और दमन एक प्रकार के क्या है? रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, मतलब रक्षा प्रक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म है। समझ गए? तो याद रखिएगा। ओके, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, आप लोगों को पता होना चाहिए टाइप्स में। आनंद या हर्ष का परिस्थिति, देखिए आनंद हो, सुख हो, दुख हो, ये सब क्या होता है? यह एक प्रकार का इमोशन है, मनोभाव है, मन का भाव है। सुखी है फिर भी एक प्रकार से सुखमय भाव है, दुखी है तो दुख का भाव है, लेकिन है तो भाव ही। तो आनंद या हर्ष की परिस्थिति एक प्रकार से क्या है? इमोशन है, मन का भाव है। समझ गए? चलिए, यहाँ पे दुख दर्द भी हो सकता था। ओके, उच्च कुल में विवाह, उच्च पद पर नियुक्ति, उच्च पुरस्कार से प्राप्त धन से उत्पन्न स्ट्रेस फ्रस्ट्रेस कहलाता है। देखिए व्यक्ति का अंदर, व्यक्ति को जो है उच्च कुल में विवाह हो गया है, समझ गए, उच्च पद पर नियुक्ति है व्यक्ति को, उच्च पुरस्कार प्राप्त किया हो या धन उत्पन्न हुआ हो, तो जो है उस प्रकार के स्ट्रेस जो व्यक्ति में होता है तो फ्रस्ट्रेस भी हो जाता है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा धनवान हो जाता है, कोई अपने से बहुत ऊंचा में उसका शादी हो जाता है, या उसके जो है आकांक्षाओं से अधिक उसके जो है पद का प्राप्ति हो जाता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रहता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है और उस प्रकार के स्ट्रेस को फ्रस्ट्रेस कहा जाता है। समझ गए? चलिए, उसके बाद है देखिएगा आत्मा का ज्ञान। देखिए आत्मा का ज्ञान होना, यही जो है आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी क्या है? कि किसी के व्यवहार का आप जो है ज्ञान कर लेते हैं या किसी के आत्मा का ज्ञान हो जाता है, यही जो है मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होता है। समझ गए? या आत्मा का ज्ञान या व्यवहार का ज्ञान साइकोलॉजी होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, एक सरल समान व्यक्ति भीड़ या जुलूस का सदस्य बनकर तोड़ फोड़ व आगजनी तक कर बैठता है, वह किस कारण? तो समूह मनोबल के कारण। चूँकि एक समूह, भीड़ में जो है व्यक्ति का समूह होता है और वहाँ पे व्यक्ति को क्या होता है? मनोबल बढ़ता है, बल मिलता है, जिससे जो है व्यक्ति, भले वो गलत चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति समूह में होकर मनोबल बढ़ता है और बढ़ने से जो है व्यक्ति गलत कर देता है, यानी तोड़ फोड़ जुलूस में जो है आगजनी कर देता है। समझ गए? तो ये समूह मनोबल के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिखरा हुआ मानव समूह जिसका कोई स्थान निश्चित न हो, वह क्या कहलाता है? पब्लिक कहलाता है। अब जो है पब्लिक क्या होता है? तो पब्लिक जनता जो होता है वह एक प्रकार का क्या है? लोग ही हैं जो एक समूह में होते हैं, जो यह किसी निश्चित अच्छा स्थान पर जो है नहीं होता है, वह कहीं भी हो सकता है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि पब्लिक इतना ही दूरी में होगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा व्यक्ति। समझ गए? बिखरा हुआ मतलब इस टाइप से कहीं भी मिल जाएगा, तो ये जो है पब्लिक होता है। समझ गए? जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, जिसका कोई जो है निश्चित स्थान नहीं है, और यह जो है बिखरा हुआ एक मानव का समूह होता है जो जनता कहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, केवल मानव समाज में ही पाई जाती है। केवल मानव समाज में ही क्या पाई जाती है? तो कल्चर जो संस्कृति होता है वो तो कोई बैल भैंसी या कोई जानवर के बीच में तो नहीं होगा। क्या आपने कभी देखा है कि भैंसी जो है दीपावली मना रहा हो, भैंसी जो है वो या कोई जानवर जो है अपने में जो है अपने उल्लास से अपने कल्चर को अपने बच्चे को सिखाता हो? कभी देखा? नहीं देखा। तो जो कल्चर होता है केवल मानव समाज में ही पाया जाता है, क्योंकि कल्चर जो है व्यक्ति को क्या करता है? मैंने अभी पढ़ाया, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया, कल्चर के विशेषता सब चीज़ मैंने पढ़ाया है, तो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। समझ गए कि कल्चर का क्या विशेषता है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि औपचारिकता और घनिष्ठता का अभाव होता है। देखिए औपचारिकता और घनिष्ठता मतलब कौन से ऐसा समूह है जहाँ पे क्लोज घनिष्ठता और औपचारिकता का अभाव होता है, यानी कम होता है घनिष्ठता, वहाँ पे लगाव। तो द्वितीयक सामाजिक समूह में ये चीज़ें कम होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का हस्तांतरण जो है सांस्कृतिक विरासत का किया जाता है। मतलब अब सभी जो है अपने क्या करते हैं कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब हस्तांतरण करते हैं। जैसे अपने दादा से जो है पोता सीखता है अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज के बारे में, तो वही क्या है, एक प्रकार से संस्कृति होता है। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका, नेक्स्ट है परिचर्या। नर्सिंग में नर्स को सफलता के लिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो रोगी की संस्कृति, रोगी जो है किस संस्कृति को मानने वाला है, किस प्रकार से उसका है, कौन से धर्म जाति के है, तो इसको जो है नर्स का ज्ञान होना चाहिए। भले इसको देखकर वो ट्रीटमेंट नहीं करेगी, लेकिन जानना जरूरी है कि जो है पेशेंट को जो है उसके संस्कृति का ख्याल रखा जाए, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर है, देखिए यहाँ पे परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, शिक्षण संस्थाएं व अन्य संस्थाएं बनाती है समाजीकरण की सक्रिय इकाइयाँ। देखिए समाजीकरण क्या होता है कि जो जुड़ जुड़ कर जो समाज का एक जो है एकीकरण करता है, मतलब एक संगठित करता है, वही जो है आपका क्या होता है, समाजीकरण होता है। तो परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, शिक्षण संस्था या अन्य संस्थाएं बनाता है, वो समाजीकरण का एक इकाई बनाता है जो सक्रिय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह जो होता है वह कहाँ होता है, एक समाज। एक ही प्रकार के व्यक्तियों समूह वह जो है एक समाज में होता है, ठीक है ना। एक समाज में एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे सामाजिक संबंधों के ताने बाने का प्रतीक क्या है। आप लोगों को पता है कि आप लोग जानते हैं कि समाज का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, तो ही ताने बाने का प्रतीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके चलिए 20 नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मानव के समान निवास के कारण स्वतः विकसित होता है समुदाय, ठीक है ना। मानव के समान निवास के कारण स्वतः विकसित होता है समुदाय, ठीक है ना। एक होता है शहरी समुदाय, एक होता है ग्रामीण समुदाय। तो ये जो समुदाय होता है ये मानव के नॉर्मल एक समान निवास के कारण यह ऑटोमेटिक जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो यही जो है कम्युनिटी होता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि 21 है, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है पर्सनालिटी। आप लोगों को पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो पर्सोना से ही जो है लैटिन भाषा है पर्सोना, और इससे ही पर्सनालिटी बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 22 है कि 0 से 25 IQ वाले व्यक्ति क्या कहलाता है, तो इडियट्स कहलाता है, जिसको जड़ बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। जो 0 से 25 जिसका IQ लेवल रहता है इंटेलिजेंस क्वांटेंट, तो ये जो है जड़ बुद्धि के होते हैं, इडियट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसी बौद्धिक क्रिया इंटेलिजेंट एक्शन को करने की क्षमता, मानसिक योग्यता। देखिए कोई भी काम है उसको बौद्धिक से मतलब दिमाग से जब किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मानसिक योग्यता ही बोलते हैं। तो ही कहता है बौद्धिक क्रिया को करने की क्षमता को मानसिक योग्यता ही कहते हैं। जिसका बौद्धिक क्षमता, जिसका बौद्धिक मतलब जिसका दिमाग जितना काम करता है मतलब उसका मानसिक योग्यता उतना ही बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 24 है, कैटिल द्वारा वर्णित शील गुण ट्रेट कितना है, तो 171 है, ठीक है ना। जो कैटिल है उनके द्वारा जो वर्णित शील गुण है यानी ट्रेट जो है वो 171 है, 171 है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए भारतीय दर्शन के अनुसार सात्विक व राजसी व्यक्तित्व के अलावा तीसरा व्यक्तित्व कौन सा है। देखिए भारतीय दर्शन के अनुसार मतलब भारतीय, अब आप लोग को पता है कि व्यक्तित्व को मैंने अलग अलग पढ़ाया है कि व्यक्तित्व जो है आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व जो है फलाने साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय दर्शन के अनुसार जो है जो व्यक्तित्व है वो सात्विक है, राजसी है, और एक व्यक्तित्व जो तीसरा है वो है आपका तामसी व्यक्तित्व, समझ गए, तो याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर प्रश्न, मानसिक आयु बाई शारीरिक आयु इंटू 100 इजकल टू क्या कहलाता है। देखिए IQ इजकल टू होता है, यहाँ पे देख सकते हैं IQ इजकल टू होता है कि मेंटल एज बाई में शारीरिक आयु मतलब कहा जाए तो बॉडी एज इंटू में 100, समझ गए। यही जो है मेंटल जो है आपका होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर, 11 माह से 3 वर्ष की आयु कहलाती है प्रारंभिक बाल अवस्था, ठीक है। ये जो है आपका क्या है देखिएगा, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, टोडलर भी बोलते हैं, इसको हम लोग टोडलर भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या होता है आपका
ये जो आपका 11 माह से 3 वर्ष की जो आयु होता है यह टोडलर का होता है, इसको प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 28 है, वह समूह जिसमें हीन बुद्ध मतलब मैरोन, मूढ़ बुद्धि मतलब इम्बेसिल व जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मानसिक पिछड़ापन कहते हैं। जाहिर सी बातें है कि जो हीन बुद्धि का होगा, जो मूढ़ बुद्धि का होगा या जो जड़ बुद्धि का होगा यानी इडियट्स होगा, यानी उसका जो मानसिक स्थिति होगा वो पिछड़ा हुआ होगा तो मानसिक पिछड़ापन होगा। अगर अच्छा होता, अगर वो काम को अच्छे से बुद्धि से करता तो उसका मानसिक योग्यता अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे पिछड़ापन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी का विकास 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। ये किसने कहा? दोस्तों ये जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का विकास 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। ये किसके अनुसार? फ्रॉम के अनुसार। ये देखिए यहाँ पे ए एक और एम होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये होगा यहाँ पे FROMM। इन्होंने जो है पर्सनालिटी के थ्योरी दिया, इरिक फ्रॉम इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का जो विकास है पर्सनालिटी का वो 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रॉम के अनुसार याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे व्यक्तित्व की वह अस्थायी विशेषता मतलब कैरेक्टरिस्ट पर्सनालिटी का जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार भिन्न परिस्थितियों में लगभग एक सा रहता है तो वह शील गुण ट्रेट कहलाता है। अब देखिए आप लोग को पता होगा तो गांव देहात में आप लोग को पता होगा कि फट से कोई किसी को कह देता है कि इसको कोई शील गुण नहीं है। मतलब शील गुण नहीं है मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल बेहिचक है, बेफिक्र है, उसको कोई शर्म नहीं है, मतलब शील गुण नहीं है, मतलब वो व्यक्ति जो है किसी के साथ जो है फ्रैंक है, तो यही शील गुण जो है उसके पास नहीं है। मतलब शील गुण का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति जो है एक ही स्थिति में वो जो है एक ही व्यवहार के साथ जो है वो रहता है, यानी उसमें शील गुण जो है क्या होता है वो एक ही जैसे होता है, तो वह व्यक्ति का विशेषता होता है। ठीक है, चलिए तो शील गुण एक व्यक्तित्व का विशेषता है जिसमें व्यक्ति एक समान ही स्थिति में रहता है। ठीक है, इंद्रिय ज्ञान यानी परसेप्शन, समझ गए? परसेप्शन मतलब किसी भी चीज़ को बोध करना, अवबोधन, समझ गए ना, बोध कर पाना। तो इंद्रिय ज्ञान द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए समय में अपनी चेतना में लाना ध्यान कहलाता है। देखिए अपनी चेतना में लाना, किसी भी उद्दीपक को दिए गए समयों में अपनी चेतना में लाना ध्यान अटेंशन कहलाता है। बिल्कुल सही है। जैसे किसी भी चीज़ को हम देखें और जब तक वो हमारे दिमाग में आया मतलब वो हमारे ध्यान में आ गया। ठीक है ना, कोई भी उद्दीपक कोई वस्तु कुछ भी होता है जो आपको दिमाग को आकर्षित करे अपनी ओर। ठीक है, तो उसको जब आपके दिमाग में आ जाता है मतलब आपके ध्यान में आ गया, अटेंशन में आ गया, और ये परसेप्शन इंद्रिय होता है, ज्ञान इंद्रिय। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि वह ध्यान अटेंशन जो उद्दीपक से संबंधित विचारों पर केंद्रित होता है विचारात्मक ध्यान है। देखिए विचारों पर केंद्रित होता है वह ध्यान अटेंशन जो उद्दीपकों से संबंधित विचारों पर केंद्रित होता है। जैसे कोई भी चीज़ को हम देखें और उसके बारे में हमारे मन में जो है विचार तरह तरह के ख्याल उठ रहा है, और मतलब उस चीज़ों को जो हम देखे हैं उससे रिलेटेड ही बातों पर, विचारों पर हमारा ध्यान बार बार जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि विचारात्मक ध्यान है, मतलब थॉटेबल जो है अटेंशन है। समझ गए ना? तो यही जो है आपका अगर विचार वाला चीज़ों पर ध्यान जाए तो वो हो जाता है विचारात्मक ध्यान। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा व्यक्ति यदि समस्या समाधान के लिए यदि प्रयत्न एवं भूल का सहारा लेता है तो इसे कहते हैं यादृच्छ अन्वेषण समस्या समाधान। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने समस्या को समाधान करना चाहता है, तो उसके जो भी समस्या होते हैं उसको क्या करना चाहता है वो कि उसको जो है भूलना चाहता है, अपने आप से जो है उसको भूलना चाहता है और फिर से जो है वह भूल कर अच्छा करने का प्रयास करता है। यानी अपने समस्या को समाधान करने का कोशिश कैसे करता है, तो जो उसको समस्या जिस कारण से आया है उसको वह जो है कुछ समय के लिए भूलने का प्रयास करता है, ताकि मैं इसको जो है भूल जाऊं जैसे तैसे और जो है फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो यह जो है उसके यादृच्छा अन्वेषण समस्या समाधान होता है, जो व्यक्ति भूल कर सहारा लेता है इसे अच्छा करने का। ठीक है, यादृच्छ अन्वेषण समस्या समाधान। ओके, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, देखिए परसेप्शन हो, बोधन हो या प्रत्यक्षीकरण हो, परसेप्शन वही होता है कि वह प्रक्रिया जिससे उद्दीपक का अर्थ स्पष्ट होता हो, तो यह एकीकरण प्रक्रिया होता है। ठीक है, एकीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो स्टिमुलस होता है, जो उद्दीपक है उसका जो है अर्थ को स्पष्ट जो है किया जा सकता है, तो वही जो है एकीकरण प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा रुचि, इंटरेस्ट, हैबिट, सोशल मोटिव, निर्धारक के व्यक्ति कारक, सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट। देखिए रुचि, आदत, सामाजिक प्रेरणा, ठीक है, निर्धारण के व्यक्तिगत कारक है, क्या है तो ध्यान है। ये सब जो है व्यक्ति के जितना अच्छा रुचि रहेगा, जितना जैसा जिसका आदत रहेगा वैसा ही व्यक्ति का जो है ध्यान जो है व्यक्ति में होते रहता है, ठीक है ना। नहीं कहता अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान जितना आपका अंदर रुचि, आदत, प्रेरणा अच्छा होगा उतना ही ध्यान मजबूत होगा और सुदृढ़ होगा, समझ गए। तो ये आपका ध्यान से ही रिलेटेड है। ओके चलिए, ध्यान में पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। उद्दीपक स्टिमुलस को चेतना के केंद्र में स्थापित करता है ध्यान। किसी भी चीज़ को आप देखें, गौर से देखें। अब जब तक आप देखते रहेंगे तब तक आपके कॉन्शियस जहाँ पे हम सोचते विचारते हैं वहाँ पे जाकर उसके बारे में जो है ध्यान बन गया होता है, मतलब इमेज बन गया होता है। ध्यान क्या है? एक प्रकार का इमेज है जो मन में जो किसी भी चीज़ के देखने या सुनने के बाद जो है आ जाता है इमेज की तरह, और वही जो है ध्यान की तरह हो जाता है, समझ गए, जो कि माइंड में रहता है हमेशा। तो ये चीज़ को समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अमूर्त चिंतन, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है? तो बुद्धि, इंटेलिजेंस। अमूर्त जो चिंतन होता है इसका योग्यता होता है बुद्धि, समझ गए। याद रखिएगा कि अमूर्त चिंतन का योग्यता बुद्धि होता है। ओके, चित्त भ्रम, हेलुसिनेशन, ठीक है, प्रकार के प्रत्यक्षीकरण, दोष में अनुपस्थित होता है उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपके ध्यान को अपनी ओर खींचे, समझ गए। चाहे वो कोई वस्तु, कोई सामान, चाहे कोई सजीव निर्जीव, कुछ भी हो सकता है उद्दीपक में, समझ गए। तो वे उद्दीपक जो आपको जो है चित्त भ्रम, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? तो चित्त भ्रम प्रकार के प्रत्यक्षीकरण दोष में अनुपस्थित होता है, समझ गए। किस प्रकार के? तो उद्दीपक जो है चित्त भ्रम में अनुपस्थित होता है, समझ गए। चित्त भ्रम में उद्दीपक अनुपस्थित होता है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद चित्त भ्रम कहा जाए तो मति भ्रम। चित्त भ्रम यानी मति भ्रम, मतलब मन जो है भ्रम चुका है, मति जो है मर चुका है, तो यही ना लोग कहता है, यही हो गया, समझ गए। चलिए 39 यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है 39। रस्सी को सांप समझना, एलुजन, भ्रम कहलाता है। एक होता है चित्त भ्रम जिसको हम लोग भ्रांतियाँ भी बोलते हैं, समझ गए, और ये है आपका भ्रम, एलुजन। रस्सी को सांप समझना, जैसे रोड पे रस्सी है लेकिन उसको सांप समझ लेते हैं, मतलब क्या हो गया कि वो जो है भ्रम हो गया। तो भ्रम में क्या होता है कि उद्दीपक तो उपस्थित होता है, भ्रम में उद्दीपक उपस्थित होता है लेकिन उसका जो बोध होता है वो गलत होता है। जैसे रस्सी तो उपस्थित है लेकिन जो रस्सी को हम बोध कर रहे हैं वो सांप से कर रहे हैं, यानी क्या हो गया, वो भ्रम हो जाता है। मतलब उद्दीपक उपस्थित है लेकिन हम उसको गलत जो है, वास्तविकता जो है वो वैसा नहीं होता है जो हम सोच रहे हैं, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक है। लेकिन जो भ्रांतियाँ होता है, जो हेलुसिनेशन होता है, तो हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो उद्दीपक होता है वो उपस्थित होता ही नहीं है। जैसे रस्सी है ही नहीं लेकिन हम सांप समझ रहे हैं कि वो सांप है। जैसे रोड पे रात में चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन हमें सामने दिख रहा है कि सामने जो है कोई परछाई है, कोई भूत का परछाई है। यानी क्या समझे कि हेलुसिनेशन में जो उद्दीपक होता है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो सामने होता ही नहीं है, वो गलत होता है। लेकिन हमको लगता है कि सामने कुछ है लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं है, रियलिटी में कुछ है नहीं, यानी उद्दीपक होता नहीं है, अनुपस्थित होता है। तो मैं क्या बताया कि जब भी आपसे हेलुसिनेशन में पूछे, भ्रांतियाँ में पूछे कि भ्रांतियाँ का मतलब क्या है, हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, चित्त भ्रम का मतलब, तो सीधा लिखिएगा कि जो चित्त भ्रम है, जो हेलुसिनेशन होता है, उसमें जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक मीन्स कहा जाए कि सामने कोई चीज़ होगा वो उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति में लगता है कि सामने कुछ है, कुछ जो है सामने जरूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो वो होता है हेलुसिनेशन, यानी एक प्रकार का मन का भ्रम होता है, समझ गए। तो वो हो जाता है भ्रांतियाँ, ठीक है, चित्त भ्रम जिसको बोलते हैं। भ्रम वो होता है, एलुजन वो होता है जिसमें जो है सामने कुछ न कुछ जो है उपस्थित रहता है, बट आदमी उसको जो पहचान जो है वो गलत करता है, समझ गए। तो वो जो हो जाता है एलुजन हो जाता है। जैसे सामने रस्सी है, अगर मान गए रोड पर रस्सी है लेकिन हम उसको जो है सांप समझ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, गलत ही पहचान कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो है ही लेकिन गलत पहचान कर रहे हैं। तो ये जो है हो जाता है एलुजन। ओके चलिए
अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे रसरी को सांप समझना एक प्रकार का भ्रम होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें किसी भी वस्तु या स्थिति का तत्कालीन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। वह मानसिक प्रक्रिया, देखिए परसेप्शन एक प्रकार का क्या है, मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी वस्तु या स्थिति का तुरंत जो है ज्ञान होता है, समझ गए ना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो वो हो जाता है परसेप्शन। जैसे सामने जो है आपका कोई चीज़ रखा हुआ है और तुरंत उसके बारे में जो है आपके ज्ञानेंद्रियों को पता चलता है कि वो ये फलाना चीज़ है, ये है, वो है, सभी चीज़ें आपको उसके अंदर जो है ध्यान हो जाता है, बोध हो जाता है, पता चल जाता है, तो वही जो है प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, समझ गए। जो किसी भी चीज़ के बारे में आपके ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान होता है तुरंत, वही जो है परसेप्शन होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कोयला है, कोयला, खनिज तेल, बायोगैस आदि, ये सब क्या है, तो यह सब परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 42 है, राष्ट्र द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग का अर्थ कहलाता है राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, तो राष्ट्र द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग का अर्थ होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग 43 कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी द्वारा प्रभावित होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। इस दोनों के द्वारा जो है प्रभावित क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग 44, वह पत्रक जो परिवार की आय तथा व्यय को दर्शाता है पारिवारिक बजट कहलाता है, ठीक है ना। वह ऐसा पत्रिका जो परिवार की आय और व्यय को दर्शाए तो उसे जो है पारिवारिक बजट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए परिवार को चीज़ों को, आय को, खर्चा को दर्शाएगा तो पारिवारिक बजट ही ना होगा। बजट क्या है, बजट एक प्रकार का जो है इनकम और खर्च को, ब्यौरा को दर्शाया जाता है, ठीक है, कि कितना जो है इनकम हुआ, कितना खर्च किए, ठीक है। चलिए 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जनसंख्या घनत्व, मतलब जैसे समझिए कि एक किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, और इसी प्रकार से जो है अगर 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या को क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व, समझ गए। चलिए क्योंकि ये सब पढ़ना है, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, इसीलिए हम लोग ये सब देख रहे हैं, ठीक है। विशेष नाम या सामाजिक समूह जिसके सदस्य उसी में उत्पन्न होते हैं और उनमें से बाहर विवाह करना निषेध होता है, जाति कहलाता है। जाति यानी कास्ट कहा जाए तो क्या होता है, तो कास्ट एक ऐसा जो है सामाजिक एक जो है समूह होता है जिसके सदस्य उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी में जो है विवाह करते हैं, उससे बाहर जो है विवाह करना निषेध होता है, समझ गए, मतलब मना होता है। जैसे देखते हैं कि एक जाति में जन्म लेता है, उसी जाति में जो है शादी करता है, उससे बाहर शादी करना निषेध होता है, जो क्या कहलाता है, जाति कहलाता है, समझ गए। चलिए एक ऐसा समूह जो जन्मजात शारीरिक लक्षणों के कारण दूसरों से भिन्न होता है क्या कहलाता है, प्रजाति, रेस कहलाता है। एक ऐसा समूह जो जन्मजात शारीरिक लक्षणों के कारण दूसरों से भिन्न कहलाता है, प्रजातियाँ होता है। अब जैसे जाति प्रजाति होता है, जाति होता है प्रजाति, प्रजाति में जो होता है जैसे विभिन्न अलग अलग जो है जगहों पर प्रजाति, विभिन्न प्रजातियों के अलग अलग लोग रहते हैं, तो उन लोगों को जो क्या होता है कि जो अन्य लोगों से जो स्ट्रक्चर होता है, जो लक्षण होता है शरीर का, वो भिन्न होता है। जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया के व्यक्ति से और अफ्रीका के व्यक्ति में जाइएगा तो उसमें अंतर पाया जाएगा उसके लक्षणों में, समझ गए, कुछ बनावटी में भी। तो यही जो है आपका हो जाता है, यही भिन्न जो है प्रजाति कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 48, यहाँ पे देखिएगा, सिर, नाक, खोपड़ी की बनावट, कद, रक्त समूह, त्वचा व आँखों का रंग, केशों की रचना एवं भाषा, आँखों की बनावट, होठ, हड्डी आदि लक्षणों से पहचानते हैं प्रजाति को, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि बहुत लोग क्रिकेट के प्यारे होते हैं, तो आप लोग को देखते होइएगा कि जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर होते हैं उसका बाल जो है इंडिया के प्लेयर या इंडिया के लोगों के जैसा नहीं होता है, उसका बाल जो है एकदम हल्का हल्का जो है सर पे रहता है, ठीक है, देखते होइएगा, और एकदम काला भुजुंग होता है, मतलब उसका जो बनावट होता है अलग होता है, उसका केस वेस ये सब भी बनावट अलग होता है, और इस सब से जो है पहचानते हैं प्रजाति को, ठीक है। चलिए
49 देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत इकाई क्या है? फैमिली है। स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ सर्विस जो होता है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो फैमिली ही होता है, ठीक है, परिवार ही होता है स्वास्थ्य सेवा का, जो फैमिली में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, दहेज, बाल विवाह, विवाह विच्छेद, अविवाहित, मातृत्व, यौन स्वच्छंदता, अविवाहित दंपति आदि संबंधित है मैरिज से, समझ गए, विवाह से। ये सब शब्द जो है आपके विवाह से ही संबंधित है, समझ गए, ये मैरिज से ही संबंधित है। ओके, चलिए कोशिश किए हैं कि 50 वर्ड को समझा जाए। उम्मीद है कि आप लोग समझे भी होंगे कि किसका क्या मतलब होता है। और अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो वहाँ पे बैक कीजिए, पॉज कीजिए और एक बार खुद से पढ़िए कि क्या इसका मतलब है, समझ गए। क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो हो सकता है हम जल्दी बड़ा ना बने, इसके लिए थोड़ा जल्दी समझा दिए होंगे। तो आप लोग जहाँ भी अगर थोड़ा दिक्कत लगे वीडियो को रोकिए और अपना से खुद से पढ़िए और समझिए कि हाँ यहाँ पर इसका मतलब ये है तो क्या है, ठीक है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे समझाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।